Hey guys, welcome to Dipsar's Credible Commerce. Let's start with our partnership. Question number 1 पे आते हैं. First of all, P, Q and R were partners in the firm sharing profit and loss in 5:3:2. They decided to share future profit in 2:3:5. So for this purpose, the goodwill of the firm was valued at 1,20,000 rupees. In adjustment entry for the treatment of goodwill due to change in profit sharing ratio, the following will reflect. पहला ही क्वेश्चन आ गया गुडविल के एडजस्टमेंट का. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन कि जब पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब गुडविल की क्या इफेक्ट आती है. एवरीवन यू नो दैट कि जब पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हमें निकालना पड़ता है गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. यस, एंड जो भी सैक्रिफाइस करेगा पार्टनर उसको गुडविल का पैसा मिलेगा, गुडविल का अमाउंट क्रेडिट होगा उसके अकाउंट में. एंड जो भी गेन लेगा, जो भी लाभ उठाएगा, जो भी फायदा उठाएगा वो गेनिंग पार्टनर के अकाउंट में कैपिटल का अमाउंट डेबिट होगा. तो लेट्स चेक कि इसका आंसर क्या आएगा. इसके आंसर के लिए हम सबसे पहले ढूंढेंगे सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो. ओके, सो आंसर पे मैं आता हूं. सबसे पहले बात करते हैं पी का. और सबसे पहले मैं आपको बता दूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. आप सबको पता है. यस, सबसे पहले पी का शेयर फाइंड करते हैं कि उसने सैक्रिफाइस किया कि गेन किया बाय चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो पी का पुराना शेयर क्या था. पी का पुराना शेयर था 5:3:2 में 5/10. यस, एंड उसका नया शेयर क्या आया. नया शेयर आया 2/10, 2:3:5. ओके, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कोई एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं. तो डायरेक्टली इसका आ जाएगा 3/10. ओ, आंसर पॉजिटिव आया. सेक्रीफाइस के फॉर्मूला में जब आंसर पॉजिटिव आता है तो वो सेक्रीफाइस कहलाता है, और अगर नेगेटिव आ गया तो इट्स नथिंग, गेन कहलाता है. इसका आंसर पॉजिटिव आया तो पी कर रहा है सेक्रीफाइस, तो उसके अकाउंट में गुडविल क्रेडिट होगी. क्यू का देखते हैं. क्यू का ओल्ड शेयर था 5:3:2 में 3/10, और न्यू शेयर आया 2:3:5 में 3/10. सेम. ओके, तो पी तो ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना तो गेन कर रहा है. नो सेक्रीफाइस नो गेन. सो उसको क्या गुडविल का पैसा मिलेगा. नो गुडविल इफेक्ट. तो क्यू के अकाउंट में गुडविल की कोई इफेक्ट नहीं होगी. और आर की बात करें तो उसका ओल्ड शेयर क्या था 2/10, और उसका नया शेयर क्या आया 5/10, 2:3:5. तो उसका क्या आंसर आया 2, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली माइनस करो. 2 - 5 -3/10. ओह, सेक्रीफाइस के फॉर्मूला में नेगेटिव आंसर आया तो वो कहलाएगा गेन, और जो पार्टनर गेन करता है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है. एवरीवन यू नो. तो इसका कैपिटल अकाउंट में गुडविल होगी डेबिट. तो चलिए देख लेते हैं पी के अकाउंट में क्या आएगा. टोटल फर्म की गुडविल थी 1,20,000 रुपीस. टोटल फर्म की गुडविल थी 1,20,000 रुपीस. तो पी के अकाउंट में 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, आंसर आ गया 36,000 जो पी के अकाउंट में क्रेडिट होगा. एंड क्यू के अकाउंट में कुछ होने नहीं वाला. आर का अकाउंट देख लेते हैं. 1,20,000 इंटू 3/10 उसका गेनिंग रेशियो 36,000 डेबिट होगा. तो आंसर मेरा मिल गया. पी का अकाउंट 36,000 क्रेडिट एंड आर का अकाउंट 36,000
डेबिट। लेट्स चेक, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। पी का अकाउंट 36,000 क्रेडिट होगा और आर का अकाउंट 36,000 डेबिट होगा। यस, आई होप ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी इजी कि जब भी एग्जाम में गुडविल के एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आए, व्हेन पार्टनर्स आर चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, बलिदान देगा, उसके अकाउंट में तो गुडविल का पैसा क्रेडिट होने वाला है। सेक्रेट गेम्स देखी होगी, बलिदान देना पड़ेगा। यस, तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसके अकाउंट में गुडविल का पैसा होगा क्रेडिट, और जो पार्टनर गेन करेगा उसके कैपिटल अकाउंट में, या तो फिक्स कैपिटल हुआ तो करंट अकाउंट में, गुडविल का अमाउंट होगा डेबिट। सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट, गेनिंग डेबिट। तो ऑप्शन इज सी, पी's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय 36,000, आर's कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000। ओके, नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लेट्स चेक ये क्या है। Sita and Geeta are partners sharing profit and loss in 4:1. Very nice. Meeta was manager who received a salary of 4,000 per month. मीता से अब मैनेजर है जिसको 4,000 की सैलरी मिलती है पर मंथ। In addition to that, a commission of 5% of net profit after charging such commission कि अपार्ट फ्रॉम सैलरी उसको कमीशन भी मिलने वाला है, और वो भी आफ्टर वाला है। आपने याद रखा होगा बिफोर एंड आफ्टर में जब भी आफ्टर आए तो मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। यस, सो प्रॉफिट फॉर द ईयर रुपीज 6,78,000 बिफोर चार्जिंग सैलरी। के सैलरी अभी दी नहीं है, सैलरी पे करने से पहले 6,78,000 का प्रॉफिट था। सो फाइंड आउट द टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ मीता। अब सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे क्या देखते हैं? टोटल रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन आया ना तो वो लोग क्या करते हैं? सिर्फ सैलरी के बारे में सोचते हैं। तो टोटल रेम्यूनरेशन का मतलब है कि उसको जितना कंपेंसेशन देना था वो टोटल कंपेंसेशन कितना हो रहा है। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे उसका आंसर कैसे। सी, आप सबको पता है कि कमीशन से पहले पे करना पड़ता है सैलरी। तो सैलरी ऑफ मीता कितना है? 4,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, रुपीज 48,000। 48,000 की सैलरी मीता को दी जाएगी। तो अब प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ मीता's सैलरी कितना हुआ? 6,78,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 48,000 का सैलरी उसको दे दिया, तो अब प्रॉफिट बचा 6,30,000। नाउ अब 6,30,000 में से 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, इसका 5% हमें उसको कमीशन देना है। अब देखते हैं, लेकिन आफ्टर वाला है तो ध्यान रखना डिवाइड बाय 100 प्लस रेट होगा। सो कमीशन टू मीता कितना? 6,30,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट 105, 30,000 की उसको कमीशन मिलेगा। कमीशन टू मीता। अब टोटल मीता को कितना मिला? टोटल रेम्यूनरेशन टू मीता इज इक्वल टू 48,000 की सैलरी प्लस 30,000 का कमीशन इज इक्वल टू 78,000, उसको टोटल मिलेगा। सो आंसर इज ए, मीता का टोटल रेम्यूनरेशन कितना है? 78,000। एंड गाइस याद रखिएगा कि जब भी टोटल रेम्यूनरेशन पूछा हो तो उसको टोटल जितना कंपेंसेशन देना है उतना टोटल कंपेंसेशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट कैन बी कमीशन, इट कैन बी सैलरी, और दोनों दिया है तो बोथ कंबाइन कर। ओके, ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम के अगले दिन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम में आता है, छोटा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे गलती कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज बी केयरफुल। ओके,
सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीता और गीता बहुत फेमस नाम है। यस, तो इसमें गलती मत करना। ओके, तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन दी फर्म। वाओ, आपके फेवरेट नाम है, पी क्यू आर ए बी सी एक्स वाई जेड। द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वाज अ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स। कि जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आई तो पार्टनर्स में डिस्प्यूट आ गया। प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स लोन वो 6,000 रुपीज। वापस से ये सेंटेंस पढ़ता हूं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड लोन, इसको अच्छे से इंटरप्रेट करना। यहाँ पे ठीक से लिखा हुआ है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, दोनों इंटरेस्ट पे करने से पहले बिजनेस में प्रॉफिट था 6,000 का। एंड वाई determined interest at 24% per annum on his loan of 80,000। वाई ने बिजनेस में लोन दी होगी, बिजनेस को फर्म को लोन दी थी 80,000 की, एंड उसके ऊपर वाई ने बोला मुझे 24% इंटरेस्ट चाहिए। वाओ, इन्फ्लेशन तो वाई के पास ही है। देयर वाज नो एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट। ओ, पार्टनरशिप का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। तो आप सबको याद होगा, आप सबने याद भी रखा हुआ होगा कि जब पार्टनरशिप का एग्रीमेंट ना हो तो कोई भी पार्टनर को अपनी लोन पे 6% पर एनम से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट ना किया गया हो तो पार्टनर फर्म को जो भी लोन दे उसके ऊपर 6% पर एनम से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं पे किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे भाई को 24% पर एनम का चाहिए। वाह, नहीं मिल सकता है ना। तो यहाँ पे y को कितना मिलेगा, 6% पर एनम। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आई तो पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो गया और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000 ही था। अब आप मुझे बताइए, आप सब ने पार्टनरशिप फंडामेंटल अच्छे से पढ़े हुए होंगे। यस, और मेरे बच्चों को तो ये याद ही रह गया होगा कि सर जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना किया गया हो तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले नहीं सकते। पार्टनर ने जो फर्म को लोन दी हुई होगी उस पे 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड आउट द अमाउंट पेएबल टू एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। तो बच्चा यहाँ पे सबसे पहले एक चीज याद रखना, यहाँ पे बच्चे एक चीज भूल जाते हैं, दैट पार्टनर की लोन का जो इंटरेस्ट होता है, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड नॉट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये चीज याद रखना, दैट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेएबल टू पार्टनर। अगर पार्टनर ने अपनी कोई असेट फर्म को रेंट पे दी हुई है तो उसको जो रेंट पे करते हैं ये दोनों चीज आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। वो बिजनेस का एक्सपेंस कहलाता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब उसको एक्सपेंस कंसीडर करना है एंड नॉट अप्रोप्रिएशन। एक्सपेंस कंसीडर करना है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और एंड रेंट पेएबल टू पार्टनर कहां पे रिकॉर्ड होता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। यस, सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेएबल टू पार्टनर कहां पे रिकॉर्ड होने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना है, 80,000 की लोन है, उसके ऊपर 6/100 इंटू 12/12, 12 6% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट देना है 4800। ओके, सो 4800 का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है। तो प्रॉफिट में से सबसे पहले ये तो पे हो जाएगा, पेएबल टू मिस्टर वाई। ओके, अब
ये एक्सपेंस माइनस होने के बाद जो भी प्रॉफिट बिजनेस के पास, फर्म के पास अवेलेबल रहा है वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा एंड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, सो रिमेनिंग प्रॉफिट अब कितना बचा? प्रॉफिट अवेलेबल विथ पार्टनर्स कितना है? 6000 था, उसमें से 4800 चला गया, 1200 बचा। नाउ ये 1200 का प्रॉफिट सारे पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यस, लेकिन सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया नहीं है। नो वरीज, पार्टनरशिप का कोई एग्रीमेंट नहीं था गाइस, और पार्टनरशिप का कोई एग्रीमेंट ना हो तो कौन सा रेशियो लेना है? 1:1:1, सिंपल। तो ये 1200 का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट in case of no partnership agreement. So 1200 into 1/3, हर पार्टनर को 400 का प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट टू ईच पार्टनर। ओके, तो हमने सबसे पहले किया क्या? सबसे पहले तो मैंने आपको नोट दी कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेएबल टू पार्टनर आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, उसको एक्सपेंस कंसीडर करना है, एग्जाम में ध्यान रखना। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है और एग्जाम में आपको एमसीक्यू में भी पूछा जाता है दैट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेएबल टू पार्टनर्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बोथ या नन ऑफ दिस। तो याद रखना, इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है एज एन एक्सपेंस। तो प्रॉफिट में से सबसे पहले हमने एक्सपेंस पे कर दिया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 4800 एंड रिमेनिंग प्रॉफिट अब हमारे पास अवेलेबल रहा 1200 जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया 1:1:1 में, तो हर किसी को 1/3 के हिसाब से 400 रुपीज प्रॉफिट मिलेगा। हमारा क्वेश्चन था फाइंड आउट द अमाउंट पेएबल टू एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड को कितना कितना अमाउंट अवेलेबल होगा? तो एक्स को तो सिर्फ 400 का प्रॉफिट मिलेगा, वाई को 400 का प्रॉफिट प्लस 4800 का इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज 5200, एंड Z को 400 का प्रॉफिट मिलेगा। तो दिस आर आंसर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आंसर कहाँ है? 400 फॉर x, 5200 फॉर y, 400 फॉर z। एग्जाम में करके जाना, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गलती मत करना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। A and B are partners in the firm. Their capital account shows the balance as on 1st April 2020 rupees 4 lakh and rupees 3 lakhs respectively. Okay, capital दोनों का दे दिया, A और B का 4 lakh and 3 lakh 1st April को था। On 1st August 2020 they introduced further capitals of 50,000 and 40,000. B withdraw 15,000 from his capital on 1st March 2021 and interest is allowed 6% per annum on the capital. Okay, compute interest on B's capital as on 31st March 2021 and choose the correct option. Oh, interest on capital का question है सर। बिल्कुल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक क्वेश्चन एग्जाम के अगले दिन करना बनता है और एग्जाम में इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आएगा। ओके, तो इसको करते कैसे है? क्वेश्चन में पूछा है कि बी के कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। बी के कैपिटल इंटरेस्ट ही तो पूछेंगे सर, उसने ही तो लोचे किए हैं, उसने ही तो लफड़े किए हैं कि बी ओपनिंग में 3 लाख रुपए था, 1 अगस्त को 40,000 लेके आया एंड 15,000 1 मार्च को विड्रॉ करके गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर हर एक स्टूडेंट अपने अपने डिफरेंट तरीके से लाता है और सबका आंसर सही है। मैं सबको इज्जत देता हूं, सबके कैलकुलेशन को इज्जत देता हूं। मैं ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करता हूं? सिंपली कि जिससे कम टाइम में आपका आंसर आ जाए।
देखो बहुत सिंपल है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल बी का कितना था ऑन 1 अप्रैल 2020 को? 3 लाख रुपीस। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस पे हम पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग बैलेंस कितना? 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/100 इंटू 12/12। पूरे साल का हमने 18,000 कैलकुलेट कर दिया। इसको मैं बोल देता हूं रोमन नंबर 1, रोमन नहीं, नॉर्मल नंबर 1। अब एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ऑन 1 अगस्त 2020 को वो कितना लाया? वो लाया सर 40,000 रुपीज। सो इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल कितना होता है? 40,000 मल्टीप्लाई बाई 6/100 मल्टीप्लाई बाई कितने मंथ सर? अगस्त से मार्च, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स होते हैं सर। 9/12 1800, इसको हम बोल देते हैं नंबर 2। एंड नाउ अब वो विड्रॉ करके गया, विड्रॉ ऑफ कैपिटल ऑन 1 मार्च 2021 कि 1 मार्च 2021 को मिस्टर बी कैपिटल विड्रॉ करके गया है, तो 15,000 पे उसको 1 महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो सर उसका कैसे करेंगे? हमने जो टोटल 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है ना, उसमें से 1 महीने का इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। सिंपल है, विड्रॉ किया तो माइनस, एडिशनल लाया तो प्लस। तो विड्रॉ उसने किया 15,000, तो इंटरेस्ट ऑन विड्रॉन कैपिटल कितना होता है? 15,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12, 1 महीने का मार्च का 75 रुपीज, वो माइनस हो जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट पेबल टू बी कितना होता है? 18,000 प्लस 1800 एडिशनल माइनस 75 विड्रॉ किया, उसका गया 19,725। दिस इज द आंसर। और हमारा ऑप्शन कौन सा है? डी, 19,725। ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे एक क्वेश्चन बनता है कि जिसमें एडिशनल कैपिटल भी लाया हो और विड्रॉ ऑफ कैपिटल भी हो गया हो। सर विड्रॉ ऑफ कैपिटल को ड्रॉइंग्स नहीं कहा करते? नहीं, ड्रॉइंग्स एंड विड्रॉ ऑफ कैपिटल दोनों अलग अलग होता है बेटा। ड्रॉइंग्स जो होता है ना, वो जनरली प्रॉफिट, आपने जो कमाया, पार्टनर जो ने जो प्रॉफिट अर्न किया होता है उसका विड्रॉ होता है। जबकि अगर उसने कैपिटल अपना कम कर दिया है बिजनेस में से वो कैपिटल विड्रॉ करके गया है, तो वो स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा। ओके, ड्रॉइंग्स प्रॉफिट का होता है और विड्रॉ ऑफ कैपिटल दोनों अलग होता है। ध्यान रखना, एग्जाम में गलती मत करना। अगर एग्जाम में 15,000 फ्रॉम हिज ड्रॉइंग्स लिखा हुआ हो तो ये 15,000 माइनस नहीं होंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट का विड्रॉ था, ना कि कैपिटल का। ओके, ओके, चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। रिया एंड कविता were partners in the firm, sharing profit and loss in 2:5. Fine. On 1st April 2021, Pankaj is admitted as a new partner in the firm for 2/9 share in the profit, with the terms that he will contribute capital on the basis of total capital of the firm. रिया और कविता 2:5 के पार्टनर थे। ओके फाइन। पंकज एडमिट हुआ बिजनेस में और उसको 2/9 शेयर दिया गया, लेकिन पंकज ऐसे ही एडमिट नहीं हुआ। पंकज नहीं था, पंकज त्रिपाठी था। उसने टर्म रखी कि वो अपना कैपिटल उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा कि जितना फर्म का टोटल कैपिटल होगा।
ओके, द कैपिटल्स ऑफ रिया एंड कविता आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट्स ऑल द टर्म्स ऑफ एडमिशन were 58 40 60 and 39 540। दोनों का कैपिटल भी दे दिया कि एडमिशन की सारी रीवैल्यूएशन, गुडविल, ये वो जनरल रिजर्व सारे एडजस्टमेंट करने के बाद रिया और कविता का कैपिटल 58,460 था एंड 39,540 था। फाइन, तो फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय द पंकज। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जहां पे आपको पूछ सकते हैं कि नया पार्टनर कितना कैपिटल लेके आएगा। तो सर इसको सॉल्व कैसे किया जाए? बहुत ही सिंपल तरीका है, इट इज वेरी सिंपल एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना इसमें खो जाएंगे कि टाइम चला जाए। तो प्लीज एग्जाम के अगले दिन ये क्वेश्चन करना मत भूलिएगा, एक प्रैक्टिस तो होनी चाहिए यार। ओके, तो इसका आंसर कैसे, अब सुनिएगा। टोटल कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ रिया एंड कविता कितना था? देखिए 58,460 प्लस 39,540, 98,000 का टोटल कैपिटल रिया और कविता का बनता है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ओके, अब पंकज का शेयर कितना है? पंकज शेयर इन दी फर्म इज 2/9। ओके, 2/9 अगर पंकज का शेयर है तो आप सबको पता होगा तो रिया एंड कविता का मिला के टोटल शेयर कितना होने वाला है, देख लीजिए। देयरफॉर रिया एंड कविता टोटल शेयर आफ्टर एडमिशन कितना होगा? 1 माइनस 2/9 सबको पता है 7/9 होगा। यस, तो बहुत सिंपल बात है, कैसे कैलकुलेशन होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई से कि 7/9 शेयर के सामने रिया और कविता का टोटल कैपिटल है 98,000, तो पंकज का 2/9 शेयर के सामने टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? लेट्स सी, 98,000 मल्टीप्लाई बाय 2/9 कितना? 21,778। यस, अब उसको डिवाइड करना होगा 7/9 से, तो उसको डिवाइड करेंगे 7/9। अब 7/9 डिवीजन में है, वो ऊपर चला जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इस तरह से 17,21,778 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 7, 28,000 रुपीज। 28,000 इज द करेक्ट आंसर। पंकज 28,000 लेके आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे ये क्वेश्चन परेशान कर सकता है। तो एग्जाम के अगले दिन इट इज वन ऑफ द मोस्ट लाइकली क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी हो जाता। ओके फाइन, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, M and N share profit and loss in the ratio of 2:1. O is admitted for 1/4 share in the profit. O को 1/4 शेयर मिलेगा। O gets 3/4 of his share from M and 1/4 of his share from N. Okay, the new ratio will be, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के अगले दिन ये प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल। ओके, तो इसमें तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन में बताया O का शेयर है
1/4। ओके, ये 1/4 ओ कैसे ले रहा है? ओ अपने 1/4 शेयर का 3/4 ऑफ लिखा है, तो ओ अपने 1/4 शेयर का 3/4 शेयर एम से लेगा। तो एम से कितना लेने वाला है? ओ's शेयर टेकन फ्रॉम एम 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है और मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा? 3/16। तो 3/16 शेयर एम ओ को देने वाला है, तो ये क्या हुआ? एम का सेक्रीफाइस हुआ, एम का सेक्रीफाइस हुआ। और बाकी का शेयर ओ एन से लेने वाला है, ओ शेयर टेकन फ्रॉम एन, कितना? 1/4 का 1/4 1/16 ये एन से लेगा। यस, तो अब एम के पास क्या बचा? एम न्यू शेयर विल बी, उसके पास अपना ओल्ड शेयर था 2/3 माइनस उसने सेक्रीफाइस किया ओ के लिए, सेक्रीफाइस फॉर ओ कितना? 3/16। तो अब कितना बचेगा? अब देखिए, यहां पे है 2/3, यहां पे है 3/16, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो आपको माइनस करने से पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना जरूरी है। कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 को इस 3 के से मल्टीप्लाई करो, इसका और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के साथ और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और दोनों डिनोमिनेटर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो कैसे आएगा? 16 इंटू 2 32 माइनस 3 इंटू 3 9, जो भी आंसर आएगा डिनोमिनेटर में दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड बाय 16 इंटू 3 48 23 डिवाइड बाय 48, m के पास बचा 23/48। ओके, n का देखते हैं, 23 वाले दो फिगर हैं, तो b और c में से आंसर आएगा hence न्यू शेयर विल बी, n का ओल्ड शेयर था 1/3, उसमें से उसने सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस फॉर o कितना? यहाँ पे हमने देखा 1/16, सेम यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर के साथ और इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे दोनों डिनोमिनेटर बातें करेंगे मल्टीप्लाई करके। 16 इंटू 1 16 माइनस 3 इंटू 1 3 डिवाइड बाय 16 3 जा 48, 16 में से 3 गया 13/48, m का है 13/48। ओके, अब देख लीजिए, आगे कैलकुलेशन करना हो तो ओ एम एन ओ का तीनों का न्यू शेयर लिख के एलसीएम डिनोमिनेटर सेम करके एलसीएम निकाल के आप आंसर ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको आंसर मिल गया, देखो m का 23 n का 13, एक ही ऑप्शन है, तो अबाउट वे से आंसर आने वाला है सी, 23:13:12। यस, आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ओके फाइन, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, दैट रोहित विड्रू 5,000 rupees at the end of each quarter, 5,000 rupees at the end of each quarter। वो क्वार्टर वाला याद मत करना 30 ml, नो, ईच क्वार्टर 5,000 रुपए उसने विड्रॉ किए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 10% पर एनम, तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे? बट ऑब्वियसली आपको मंथ्स याद होंगे,
कि एट द एंड ऑफ द मंथ आया तो कितना, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर आया तो कितना। ओके, सो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कैसे याद रखते हैं, सी एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला है तो पहला क्वार्टर खत्म होता है अप्रैल टू जून, तो 30 जून को उसने विड्रॉ किया होगा, तो कितना मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, 9 मंथ्स। फिर सेकंड क्वार्टर खत्म होता है जुलाई अगस्त सितंबर, तो दूसरा उसने 30 सितंबर को विड्रॉ किया होगा, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 6 मंथ्स। तीसरा क्वार्टर खत्म होता है अक्टूबर टू दिसंबर, दैट इज 31 दिसंबर को उसने विड्रॉ किया, तो कितने महीने, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने बचे, 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। एंड लास्ट क्वार्टर खत्म होता है जनवरी टू मार्च, तो लास्ट उसने विड्रॉ किया होगा 31 मार्च, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, जीरो, 0 मंथ। तो अब एवरेज मंथ्स कैसे निकलेंगे देख लीजिए, स्टार्टिंग के मंथ प्लस एंड के मंथ डिवाइड बाय 2, 9 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, 4.5 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट लगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना होने वाला है, 5000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 4 क्वार्टर थे तो मल्टीप्लाई बाय 4, ये करना मत भूलना, मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 100 इंटू 4.5 मंथ्स डिवाइड बाय 12, 750 रुपीज इंटरेस्ट लगने वाला है, 750 रुपीज इंटरेस्ट लगने वाला है। एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही इजी है, हो सकता है केस स्टडी में पूछ ले, लेकिन गलती मत करना, इसकी प्रैक्टिस एक बार करके जाना। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 8, Ramesh and Suresh are partners sharing profit and loss in 3:2. Ramesh, Suresh. Wow. Before profit distribution, Ramesh is entitled to 5% commission of the net profit. After charging such commission, वापस से after charging commission वाला आ गया. Okay. Before charging commission, firm's profit was 84,000. Suresh share in profit will be, सर ये कमीशन वाला तो हमने अभी अभी किया था, क्वेश्चन वापस से क्यों लाए, वहां पे मैनेजर की बात थी कि उसको टोटल कितना रेम्यूनरेशन मिलने वाला है, यहाँ पे आपको कमीशन ढूंढने के लिए नहीं बोला है, यहाँ पे आपको बोला है कि सुरेश का प्रॉफिट में शेयर कितना होने वाला है, क्योंकि रमेश बाबू तो 5% कमीशन लेके एंजॉय करने वाले हैं, प्रॉफिट कम किसका होगा, सुरेश का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि रमेश को कितना क्या कमीशन दिया जाएगा। तो रमेश कमीशन विल बी, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है 84,000 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड बाय आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो डिवाइड बाय 100 प्लस रेट 105, 4,000 का कमीशन दिया जाएगा। तो अब कमीशन पे करने के प्रॉफिट अवेलेबल आफ्टर पेमेंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 84,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 80,000, 80,000 का प्रॉफिट बचा। अब 80,000 के प्रॉफिट में से सुरेश का प्रॉफिट का शेयर पूछा है, दैट इज 2/5, तो प्रॉफिट शेयर ऑफ सुरेश इज इक्वल टू 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 32,000 रमेश बाबू को, सॉरी सुरेश बाबू को मिलेगा। देव बाबू की तरह सुरेश बाबू को भी 32,000 देंगे भाई। सो आई होप ये क्वेश्चन तो इजी था, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं था, है ना। ओके फाइन, नेक्स्ट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। एक क्वेश्चन आएगा और आए तो मुझे याद कर। A and B are partners sharing profit and loss in 3:1. They admitted C for 1/4 share on 31st March 20. Fine. When the balance sheet shows
लायबिलिटी में बैलेंस शीट में 6000 का वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया है। ओके, 6000 का वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है और नीचे बोला है लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज 2000। इस 6000 का रिजर्व हमने बना के रखा था, उसमें से वर्कमैन की के लिए हमारी लायबिलिटी बनती है 2000 रुपीज। तो एवरीवन यू नो कि जब भी एडमिशन होता है या रिकंस्टिट्यूशन का केस होता है तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की जो लायबिलिटी होती है उसमें से वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो होता है उसमें से वर्कमैन कंपेंसेशन की लायबिलिटी सबसे पहले माइनस करके देखा जाता है कि क्या हमारे पास कोई एक्सेस रिजर्व पड़ा है। इज इट एनी एक्सेस रिजर्व अवेलेबल विथ फर्म? इफ यस, then it should be distributed among partners in old profit sharing ratio। और अगर रिजर्व का नहीं बचा तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा और लायबिलिटी ज्यादा है तो पार्टनर को अपने कैपिटल अकाउंट में से उतना रिजर्व कंपेंसेट करना पड़ेगा। आई होप ये चीज सबको याद है। ओके, तो क्वेश्चन है कि व्हाट अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स, के पार्टनर्स के बीच में कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। सर इतना सिंपल क्वेश्चन? हाँ, ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये एग्जाम के अगले दिन एक बार सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है कि भाई 6000 का रिजर्व था, 6000 का था, उसमें से लायबिलिटी की हमारी 2000 लायबिलिटी थी 2000 की, तो अमाउंट अवेलेबल टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन दी पार्टनर्स इज इक्वल टू 4000। 4000 पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ओके, आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ओके फाइन।